Everybody, no person make payment for the credit of the person resident outside India. तेरा क्रेडिट मैं काहे पे करूं भाई? तू आ डॉलर पे कर, हमको क्या चाहिए? डॉलर. अगर हम इसको अलाउ कर देंगे तो रुपए का रुपए मिलेगा, रुपए थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए? डॉलर. पूरा फेमा में हम डॉलर के भूखे. Everybody, तीसरा, no person shall, come on everybody, no person receive, no person shall otherwise through an authorized person, no person shall receive otherwise through an authorized person any payment by or on behalf of person resident outside India. सरल शब्दों में बोलते हैं, जॉनी भाई आए हैं. अब जॉनी भाई आए हैं एफसी में, एक रेस्टोरेंट में सैंडविच खाए, फिल्टर कॉफी पिए, रुपए नहीं है जॉनी भाई के पास. रेस्टोरेंट वाले को डॉलर दे रहे हैं. रेस्टोरेंट वाला बोलता है चलो डॉलर है ले लेता हूं, बाद में क्या करा लूंगा, एक्सचेंज. अरे तू ऑथराइज पर्सन है क्या? तू मनी चेंजर है क्या? तू 5 स्टार होटल वाला है तो तेरे पास मनी चेंजर का लाइसेंस है कि तू यहां से डॉलर लेगा और उसको रुपीस में कन्वर्ट करा लेगा. कुल मिला के क्या तेरे पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी है डॉलर को लेने की? क्या तू मनी चेंजर है? क्या तू बैंक है? क्या तू ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है? नहीं. यही जॉनी भाई एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं, उनका भाड़ा हुआ है दिन का 12,000 रुपए, एक दिन का टैरिफ है, बरोबर है, वो डॉलर में पे करेगा अगर उस 5 स्टार होटल के पास मनी चेंजर का लाइसेंस होगा तो. Are you getting my point? So कहता है no person shall, come on everybody, no person shall receive otherwise than through an authorized person any payment by or on behalf of person resident outside India. कि भाई आपके पास अगर पेमेंट रिसीव करना है पीआरवाई से, या तो ऑथराइज पर्सन के थ्रू रिसीव करो, नहीं तो रिसीव करने की कोई जरूरत. पहले और तीसरे पॉइंट में फर्क क्या है? पहला वाला पॉइंट बोल रहा था डील मत करना, ट्रांसफर मत करना किसी को. जैसे जॉनी भाई इसको दे रहे हैं तो ये तो इंडिविजुअल है, कोई होटल वाला नहीं है, कोई रेस्टोरेंट वाला नहीं है, ये तो सीधा डील कर रहा है. लेकिन भाई आप अगर होटल वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो और आपको पैसे लेने हैं तो आपके पास मनी चेंजर का लाइसेंस होना चाहिए पक्का. पहले डील करने की बात थी, आप दे रहे थे ऑथराइज पर्सन के अलावा किसी को, यहां पे पीआरवाई किसी और को दे रहे, ऑथराइज पर्सन को दे नहीं रहे. लास्ट आता है, क्या आता है? नो पर्सन शैल, नो पर्सन एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया, नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया, नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज अ कंसीडरेशन, एज अ कंसीडरेशन, एज अ कंसीडरेशन, एज अ कंसीडरेशन which gives a right, which gives a to acquire asset outside India by any person. हिंदी में बताता हूं, बोला कोई भी बंदा इंडिया के अंदर कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करेगा जिसके बदले इंडिया में, इंडिया के बाहर बैठे किसी पर्सन को कोई असेट एक्वायर करने का क्या मिल रहा है? अधिकार. ये सिंपली बोल रहा है हवाला ट्रांजैक्शन. यहां पे मैं एक बंदे को, जो दलाल होगा, जो हवाला ट्रांजैक्शन करता होगा, उसको देके आया 1 लाख रुपए. कितना देके आया? इसके बदले दुबई में मेरे भाई के बैठे को मिलेगा डॉलर. क्या मिलेगा? तो भाई साहब जब आपको डॉलर ही भेजना था तो ऑथराइज पर्सन के पास चले जाते. ये हवाले वाले ट्रांजैक्शन तो इलीगल चैनल है, जैसे आप डील कर रहे हो वो आरबीआई की नजर में आ रहा नहीं है. तो हवाला ट्रांजैक्शन ऐसे होता है, आपको पता है ना. अब जैसे इंडिया में भी अगर मेरे को हवाला ट्रांजैक्शन करना है तो कैसे होता है? सपोज करिए कि भाई मैं एग्जांपल बता रहा हूं, बराबर है, कि भाई मेरे को पुणे पे पैसे किसी को देने हैं, पुणे से मेरे को पैसे देने गुजरात में किसी को. मैं पुणे वाला जो एक बंदा रहेगा जो इस हवाले ट्रांजैक्शन के नेटवर्क के अंदर आएगा, मैं उसको दूंगा 10 लाख रुपए, बराबर है. अब अहमदाबाद वाली जो पार्टी रहेगी वो उसको फोन करेगा और बताएगा कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए फलानी पार्टी से आ चुके हैं, वो वहां पे 10 लाख रुपए दे देगा. कोई पैसे का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हुआ, कोई इंटरनेट बैंकिंग चैनल से नहीं हुआ. फायदा क्या हुआ? हर लाख रुपए में 300 रुपए का लेते हैं वो कमीशन, 300 से लेकर 500 रुपए का क्या लेते हैं? कमीशन. ये मैंने सुना है, मेरे को नहीं पता है कौन लेता है क्या करता है, बराबर है. ये ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं है ना मैंने करवाया है, बराबर है, ये जानकारी है, बराबर है. हाँ, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब ये हो गया इनका ट्रांजैक्शन. अब ये साल का कोई एक समय निर्धारित करते हैं जिसपे ये सेटलमेंट करते हैं कि तूने मेरे बदले कितने पेमेंट किए, मैंने तेरे बदले कितने पेमेंट किए हैं. फिर जो बीच का बैलेंस बचता है लेन देन का वो एडजस्ट कर लेते हैं. कमीशन तो कमाई ले रहे हैं ऑन द स्पॉट, बराबर है क्या? तो इस ट्रांजैक्शन को तो विद इन इंडिया हवाला हुआ. एक हवाला होता है कैसे? जो आउटसाइड इंडिया, आपने यहां पे रुपए दिए, सामने वाली पार्टी को बाहर क्या मिलेगा? डॉलर. ऐसे भी हवाले होते हैं. तो अब अगर इसको लॉ की भाषा में बोले तो ये लिखा है नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया. आप 1 लाख रुपए दे दिए इसको जाके, जिससे एज अ कंसीडरेशन, एज अ व्हिच क्रिएट्स अ राइट टू एक्वायर असेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन, बरोबर है क्या? मैं यहां पैसे दे रहा हूं तो वहां पे एक राइट जनरेट हो रहा है कि तू वहां से पैसा उठा सकता, व्हिच इज नोन एज हवाला ट्रांजैक्शन. हम ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं चाहते, फेमा बोलता है, जो ऑथराइज्ड पर्सन की नजर से होते हुए ना जाए. एवरीबॉडी, तो लास्ट वाला वापस से बोलेंगे. नो पर्सन क्या बोलता है? शैल एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया as a consideration which creates a right to acquire asset outside India by any person. पक्का. तो टोटल 4 ट्रांजैक्शन को कवर किया है. पहला वाला कि भाई ऑथराइज पर्सन के अलावा किसी से डील और ट्रांसफर नहीं करना है. पीआरओआई के बिहाफ में इंडिया में आप किसी को पेमेंट कर, जब तक आप मनी चेंजर नहीं हो, भले आप रेस्टोरेंट वाले हो क्यों ना हो, तब तक आप डॉलर रिसीव कर. और हवाला ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते कि आप यहां पे कुछ पैसे दो और बाहर किसी को कुछ पैसे मिले, बराबर है. कितने पॉइंट हुए टोटल? 4. वापस से बोलेंगे. पहला क्या है? नो पर्सन शैल डील और ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन. नो पर्सन मेक पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. उसके क्रेडिट के लिए तुम यहां पे पेमेंट करने वाले नहीं हो. नो पर्सन शैल रिसीव अदरवाइज देन थ्रू एन ऑथराइज्ड डीलर any payment by or on behalf of person resident outside India, or no person shall enter into any financial transaction in India which gives a right to acquire asset outside India to any person. पक्का याद रहेगा. 4 याद करना पड़ेगा, बरोबर है. ये था सेक्शन नंबर, बोलो क्या? 3. कौन सा था? जितनी बातें बोला हूं हालांकि तुम्हारे नोट्स पे लिखी हुई है, क्या तुम मेरे साथ हो? आइए थोड़ा सा दिखाता हूं, एग्जांपल के साथ है. लिखता है नो पर्सन डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन. अगेन, नो पर्सन शैल मेक पेमेंट टू फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. नो पर्सन शैल रिसीव अदरवाइज देन थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन एनी पेमेंट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. और लास्ट पे अपने पास आता है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना है एज कंसीडरेशन फॉर a right to acquire any asset outside India by any person. बीच में जितनी भी बातें हैं वो मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं इसलिए लिखी हुई है. ये 4 के 4 पॉइंट है जो आपने कर लिए हैं. क्या 4 के 4 पॉइंट का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, कि भाई साहब ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा आप किसी से भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते. ये प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो हम मैनेज कर पाएंगे नहीं. ये क्या है बोलो? सेक्शन नंबर 3. क्या है बोलो? सेक्शन नंबर. मैं चलता हूं सेक्शन नंबर 4 पे. किस पे चलता हूं? 4 बात करता है. कम ऑन एवरीबॉडी, 4 बात करता है. ये डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज था, वो है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा. क्या है? होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा. साथ हो
पढ़ते ही कुछ ना कुछ समझ में आएगा। 4 में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि वो एक लाइन में खत्म हो जाता है, बट तुमको पर्पस क्लियर होते जाएंगे फेमा के जैसे ही 4 पढ़ोगे। लिखता है आपके नोट्स में लिखा है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, बेयर एक्ट में लिखा है सेव एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, दोनों का मतलब एक ही है, बराबर है। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, सेव एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जहां जहां पे भी कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है उसको बाजू रखते हुए आपको इसको पढ़ना है। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, पक्का। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि फोकस क्लियर कर दिया, सेक्शन 4 PRI की ही बात कर रहा है। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, ओन, होल्ड, पजेस, ट्रांसफर। कितनी बात बोला? एक्वायर, ओन, होल्ड, पजेस, ट्रांसफर। लॉजिकली याद करो, पहले तो एक्वायर मत करो, तो एक्वायर नहीं करोगे तो ओन नहीं कर पाओगे, ओन नहीं कर पाओगे तो होल्ड नहीं कर पाओगे, होल्ड नहीं करोगे तो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, बराबर है क्या? सो नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, नो पर्सन शैल रेसिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, ओन, होल्ड, पजेस, ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया यानी कि मूवेबल पे कोई दिक्कत, फॉरेन एक्सचेंज में दिक्कत है, फॉरेन सिक्योरिटी पे दिक्कत है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दिक्कत है, बाकी में दिक्कत, बराबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? सेक्शन नंबर 4 में समझ में आया क्या क्या बोला? लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। वापस से बोलना कि सेव में क्या क्या, फिर मैं तुमको बताएगा, बराबर है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, ओन, होल्ड, ट्रांसफर, पजेस एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। साथ हो? इसको लिंक करो सेक्शन नंबर 8 से। सेक्शन 8 भी ऐसे ही बोलता है, सेव एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, वेयर एनी फॉरेन एक्सचेंज इज ड्यू टू एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ही शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप। वहां से उसको रियलाइज करके रिपाट्रिएट करना है, कहां पे? इंडिया पे। क्यों? क्योंकि 4 बोल रहा है बाहर रखना, कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं रखोगे, कोई फॉरेन सिक्योरिटी नहीं रखोगे, कोई मोबाइल प्रॉपर्टी नहीं रखोगे, सबको यहां लेके आओगे। एवरीबॉडी, जब मैंने आपको डे 1 पे फेमा पढ़ाना शुरू किया था, मैंने कहा था $2000 तक आप फॉरेन एक्सचेंज रख सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड के अंदर ये जो मैंने 2000 वाली बात बोली थी ना, ये सेक्शन 9 पे लिखी हुई है। एवरीबॉडी, कि सेक्शन 9 पे लिखी हुई है कि एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो है, इंडिया पे रह के $2000 के फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर भी कर सकता है, ओन भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, पजेस भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, क्योंकि 2000 ही है, कहते हैं। तो सेव एज प्रोवाइडेड जितनी बताई गई है उतना डीलिंग करो, उससे ज्यादा डील करने की जरूरत। अब मैं आगे तुमको एक बात और पढ़ाएगा सेक्शन नंबर 6 के बाद। साथ हो कि सर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही है, अरे हेलो, उसके सर बड़े पापा, दादा, दादी ये सब कनाडा शिफ्ट हो गए, अरे हाँ मर गए वहां पे, तो सारी संपत्ति इनहेरिट होकर इनके पास आई ना। अब तुम 4 में बोलते हो नहीं मोबाइल प्रॉपर्टी बाहर नहीं रखना है, सब बेच बाच के इधर आने का रियलाइज करना है, बोले इनहेरिटेंस वाला चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो 4 पे लिखा है ना, सेव एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, जहां जहां सेव कर रहे हैं उसको छोड़ते हुए बाकी आप ना तो एक्वायर करोगे, ना तो ओन करोगे, ना तो होल्ड करोगे, ना तो पजेस करोगे, ना तो ट्रांसफर करोगे, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो? पक्का? तो धीरे धीरे और समझ में आएगा कि सेव में क्या लिखा है। आज तक 4 पे भी कोई सवाल नहीं है, बट आ जाए तो अपने को पता रहना चाहिए, एक लाइन कहीं तो है, ठीक है। ये क्या हो गया? 4। अब जो सेक्शन 5 है, और क्या सेक्शन 10 में से 7 बार इसमें से सवाल आएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अभी तक वार्म अप चल रहा था क्लास का, अब असली क्लास शुरू होगी, दैट इज सेक्शन नंबर 5। पूरा इंजेक्ट कर देंगे तुम्हारे को सेक्शन नंबर 5 आज तुम्हारे एकदम बुद्धि में, बराबर। तुमको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे को ध्यान से सुनते रहना, बराबर है। सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 5। क्या चल रहा है बोलो? 5 बात करता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। साथ हो? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब यहां पे जो सेक्शन 5 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ये आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा है, ये आपको बताता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन परमिसिबल है, बराबर है। ये सारी चीजें आपको बताएगा कि कौन कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो और कौन कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते। जब मैं आपको आज या कल पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 6 में कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है। ये आपको बताएगा कि कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो और कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते। साथ हो? मैं शुरुआत कर रहा हूं सेक्शन नंबर 5। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आपको पता है। अब पढ़ रहे हैं कौन सा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है और परमिसिबल। साथ हो? सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 5। सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 5 कहता है एनी पर्सन, क्या कहता है? एनी पर्सन में, एनी पर्सन में सेल, एनी पर्सन में सेल फॉरेन एक्सचेंज, एनी पर्सन में सेल फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज पर्सन, एनी पर्सन में सेल फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज पर्सन। और क्या बोल रहा हूं? और एनी पर्सन में ड्रॉ, एनी पर्सन में फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन। एवरीबॉडी आर विथ मी? ये दोनों लिखा एक ही लाइन में, मैं तोड़ के बोल रहा हूं कि कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज्ड पर्सन को सेल कर सकता है और कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन से ड्रॉ कर सकता है, ड्रॉ यानी कि ले सकता है फॉरेन एक्सचेंज if such sale or drawal is for current account transaction, is for current account transaction। कोई भी पर्सन ऑथराइज पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकता है, कोई भी पर्सन ऑथराइज पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है, अगर ये सेल और ड्रॉ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए है तो। एवरीबॉडी आर विथ मी? अब जैसे सर सेल करना है या ड्रॉ करना है, इसका एग्जांपल लेते हैं। एवरीबॉडी, मेरी गर्लफ्रेंड रहती है कनाडा में, मेरे को $10,000 उसको भेजना है, मैं जाएगा ऑथराइज पर्सन के पास, उतने रुपए देगा जितना $10,000 के लिए जरूरी है, डॉलर लेगा और भेज देगा। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना। अभी तो तुमने बोला कोई भी पर्सन ऑथराइज पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है अगर उस ड्रॉल का पर्पस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। पेरेंट्स है, पेरेंट्स का बच्चा पढ़ रहा है यूएसए में, बराबर है, कॉलेज में कोई फंक्शन है जिसके लिए उसको कपड़े लत्ते खरीदना है, कॉस्ट्यूम खरीदना है, घूमना फिरना है, पार्टी शार्टी करना है, वो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को $5,000 भेज दो। तो पेरेंट्स गए ऑथराइज पर्सन के पास, उतने रुपए दिए जिससे $5,000 आएगा और भेज दिया अपने बच्चे को।
तो कोई भी पर्सन ऑथराइज पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है अगर उस ड्रॉल का पर्पस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही। बीवी बच्चे रहते हैं कनाडा में, आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, उनको लिविंग एक्सपेंस भेजना है, गए फॉरेन एक्सचेंज लिए भेज दिए, क्योंकि क्या है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये तो सारे ड्रॉल के हुए। अब सेल के कर लेते हैं। जॉनी भाई आए घूमने के लिए, तो जॉनी भाई आए हैं तो भाई होटल का खर्चा देना पड़ेगा, कैब में घूमेगा तो उसको रुपए देना पड़ेगा, बराबर है। सैंडविच खाएगा, कॉफी पिएगा, पल पल पे लगेगा क्या, रुपया। तो कोई भी पर्सन ऑथराइज पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकता है अगर उस सेल का पर्पस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही तो कर रहा है। जो खर्चा कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है इंडिया में आके, कोई असेट बना के तो नहीं जाएगा। आर यू विथ मी? तो क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं? अभी तो सिर्फ बेयर लैंग्वेज ही बोल रहा हूं। तो सेक्शन नंबर 5 तो बस आपको इतना बोल रहा है भाई, ऑथराइज पर्सन के पास जाओ, सेल करो, ड्रॉ करो, अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हो तो, बराबर। तो ये अनुमति दे रहा है सेक्शन नंबर 5, लेकिन करना है तो ऑथराइज पर्सन से करना है, क्योंकि 2C भी वही बोल रहा है, सेक्शन 3 भी वही बोल रहा है, सेक्शन 5 भी वही बोल रहा है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जो भी तुमको फॉरेन एक्सचेंज खरीदी बिक्री करनी होगी वो ऑथराइज पर्सन से कर लेना, बराबर है। बोलते हैं वापस से, फिर अब इसका प्रोविजो भी बताएगा, तो प्रोविजो से कहानी शुरू हो जाएगी, बराबर है क्या? तो सेक्शन नंबर क्या है? 5। सेक्शन नंबर क्या है? एनी पर्सन, क्या बोला? मे sell foreign exchange to authorized person. Any person may draw foreign exchange from an authorized person if the purpose of such a sale or draw is to enter into a current account transaction. Simple है। Provided that, क्या कहता है? Provided that the central government may, central government in public interest and in consultation with Reserve Bank of India, public interest में और RBI से कंसल्ट करते हुए इंपोज, क्या करेंगे? इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब जो प्रिस्क्राइब है उसके अंदर है 3 रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। रूल नंबर 3, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसके लिए तुमको ऑथराइज पर्सन ना तो सेल करेगा ना तो आपको ड्रॉ करने देगा, प्रोहिबिटेड है, इसके लिए मत मांगना। इसी के अंदर आता है लॉटरी खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेना। तो रूल 3 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, रूल 4 परमिसिबल कमर्शियल ट्रांजैक्शन। क्या बोल रहा हूं? परमिसिबल कमर्शियल ट्रांजैक्शन मतलब इसके लिए आपको परमिशन लेके विथड्रॉल मिलेगा। हेलो। और रूल नंबर 5, रूल नंबर परमिसिबल पर्सनल ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल इफ द ड्रॉल एक्सीड $2,50,000 उसके अंदर तुम्हारा गिफ्ट, फॉरेन ट्रेवल, ये सब पर्सनल ट्रांजैक्शन आएंगे। आरबीआई का अप्रूवल तब लेना है जब $2,50,000 के बाद एक्सीड हो रहा है, तब $2,50,000 तक कोई परमिशन की जरूरत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो प्रोविजो से लिंक है रूल की, और रूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। प्रोहिबिटेड मिलेगा ही नहीं इसके लिए, परमिसिबल कमर्शियल और परमिसिबल पर्सनल, घूमना फिरना, ट्रैवल, स्टडी, मेडिकल ट्रीटमेंट, गिफ्ट करना, डोनेट करना, दैट विल फॉल अंडर रूल नंबर 5। बढ़ेंगे धीरे से, ये पूरा रूल इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। पहले तो वापस से आप सेक्शन नंबर 5 बोलोगे क्या मेरे साथ? सेक्शन नंबर 5 बोलता है